विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसके अंतर्गत है संयुक्त परिवार लाभ और हानियाँ। यह सामाजिक संस्था के रूप में और सामाजिक नैतिक विचारधारा के रूप में प्रथम जो कड़ी है वो है परिवार, जिसको हम इंग्लिश में फैमिली कहते हैं, और इसका जो परिष्कृत रूप है वो है कुटुंब। यानी भारत का जो एक आदर्श वाक्य है वसुदेव कुटुंबकम, यानी समस्त विश्व मेरा परिवार है। प्राचीन सामाजिक संस्थाओं में कुटुंब या परिवार का विशिष्ट स्थान है। यह प्राचीन जीवन की मूलभूत इकाई है, आधारशिला है। परिवार के माध्यम से ही मनुष्य अपना उत्कृष्ट योगदान कर सकता है। परिवार से ही समाज का निर्माण होता है तथा यही नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परिवार से संबंध न हो। हमारी आवश्यकताएं परिवार के माध्यम से ही पूरी होती हैं। परिवार के अभाव में समाज का अस्तित्व ही संभव नहीं है, और परिवार नहीं तो समाज नहीं। यानी एक प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु का कथन है कि जो समाज में नहीं रहता है वो या तो पशु है या फिर भगवान। अगर मनुष्य है तो समाज है, समाज के भीतर इकाई है तो वो परिवार है। परिवार मनुष्य के जीवन की रक्षा करता है, यह सबसे पहला लाभ है। और दूसरा है लाभ जो जैविक की आवश्यकताओं को पूरा करता है। समाज की निरंतरता परिवार के माध्यम से ही बनी रहती है। बर्गेस तथा लॉक ने परिवार को ऐसे व्यक्तियों का समूह बताया है जो विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंधों से निर्मित होता है। इसमें एक ऐसी गृहस्थी का निर्माण होता है जिसमें पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन एक दूसरे को प्रभावित करते हुए तथा परस्पर संपर्क रखते हुए एक सामान्य संस्कृति की रचना करते हैं तथा उसे सुरक्षित बनाए रखते हैं। इस प्रकार परिवार के सदस्य परस्पर रक्त संबंध से आबद्ध होते हैं, संबंधित होते हैं। परिवार में पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता, पिता एक दूसरे के निकट संबंधी सम्मिलित होते हैं। परिवार का प्रधान आधार विवाह होता है। इसका प्रारंभ एक प्रजनन अथवा जैविक संस्था के रूप में हुआ है, जो बाद में मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई बन गया। सामाजिक महत्व की दृष्टि से कोई भी संगठित परिवार का अतिक्रमण नहीं कर सकता। भारतीय कुटुंब अथवा परिवार संस्था का विकास अत्यंत प्राचीन काल से विद्यमान रहा है। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद से इस संस्था के रूप पर प्रकाश पड़ता है। ज्ञात होता है कि पूर्व वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, जिसमें माता, पिता, पति, पत्नी, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री आदि के साथ ही साथ अन्य संबंधी भी निवास करते थे। परिवार दो प्रकार के हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार में केवल पति, पत्नी और उसके पुत्र, पुत्री होते हैं, तो संयुक्त परिवार में माता, पिता, पति, पत्नी, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, सगे जो बहुत निकट संबंधी होते हैं वो निवास करते हैं, जैसे चाचा, चाची, ताऊ, ताई। ये संयुक्त परिवार की परिभाषा है। वे सब एक ही घर में रहते हैं, साथ साथ भोजन करते हैं, एक धर्म का पालन करते हैं तथा परिवार की संपत्ति पर सभी का सामूहिक अधिकार होता है। परिवार पितृसत्तात्मक होता था, जिसमें पिता परिवार पर निरंकुश शासक जैसे होता था।
तथा सभी सदस्यों को उसकी आज्ञाओं का पालन अनिवार्य रूप से करना होता है। ऐसा पता चला है कि संयुक्त परिवार में 4 पीढ़ियों तक के सदस्य साथ रहते हैं। पिता का परिवार के सदस्यों पर असीमित अधिकार होता है। आवश्यकता पड़ने पर वह उन्हें कठोर दंड भी दे सकता है। वैदिक साहित्य में पिता द्वारा पुत्र को बेचे जाने, दान में दिए जाने, आंखें निकलवा लेने तक के उदाहरण मिलते हैं। अगर कोई गलती करता है, यानी भयंकर कोई गलती करता है या जो भी अपराध करता है, उसके अनुसार पिता पुत्र को दंड देता था, प्राचीन काल में भी और आज भी देखने को मिलता है। किंतु सामान्यतः पिता तथा पारिवारिक सदस्यों के संबंध सौहार्दपूर्ण हुआ करते हैं तथा पिता उनका पालन पोषण, देख रेख, शिक्षा, दीक्षा, सुरक्षा आदि का समुचित प्रबंध करता है। इस प्रकार उत्तरवैदिक काल में भी संयुक्त परिवार की प्रथा बनी रही। कभी कभी पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही पारिवारिक संपत्ति को बंटवा लेते थे, जिसमें पिता को महान कष्ट होता था। सूत्रों के समय में पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए अनेक विधान बनाए गए। गृह सूत्रों में बड़े बड़े परिवारों का उल्लेख मिलता है। सभी सदस्य गृह स्वामी यानी पिता की आज्ञा का पालन करते थे। उत्तरवैदिक काल में भी पिता की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र गृहपति यानी घर का स्वामी बनता था। बौद्ध काल में भी संयुक्त परिवार प्रथा थी, जिसमें सबसे ज्येष्ठ आयु का व्यक्ति गृह स्वामी कहलाता था। कभी कभी परिवार के सदस्य पिता की आज्ञा के विरुद्ध भिक्षु जीवन में भी प्रवेश कर जाते थे। बौद्धों तथा जैनों ने गृह त्याग तथा मठ जीवन का आदर्श सामने रखा। इससे संयुक्त परिवार की व्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा। पुरुषों के साथ साथ कभी कभी स्त्रियां भी अपने परिवार छोड़कर भिक्षुणी बन जाती थी, घर से दूर मठों में निवास करती थी। ऐसी स्थिति में संयुक्त परिवार के टूटने का संकट उत्पन्न हो गया। हिंदू शास्त्रकारों ने परिवार को व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से अनेक नियमों का विधान प्रस्तुत किया। मनुस्मृति में इस प्रकार के विधान का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। पूर्व मध्य काल में मनु तथा याज्ञवल्क्य की स्मृति पर भाष्य लिखे गए, जिसमें कुटुंब संबंधी नियमों की विस्तार पूर्व व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इन्हीं नियमों द्वारा हिंदू समाज आज तक शासित एवं व्यवस्थित रहा है। इस प्रकार प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति में सभी सदस्यों का अधिकार होता था तथा विभाजन के समय सभी को अपना भाग प्राप्त होता था। ऋग्वैदिक काल में भी परिवार की संपत्ति पर पिता का एकाधिकार होता था, किंतु बाद में वह अधिकार घटने लगा। अधिकांश शास्त्रकार इस मत के है कि पारिवारिक संपत्ति का विभाजन पिता को मृत्यु के बाद ही किया जाना चाहिए। कहीं कहीं इसका विरोध भी मिलता है। पूर्व मध्य काल में हम संपत्ति के अधिकार संबंधी परस्पर विरोधी मतों का प्रतिपादन पाते हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति के भाष्यकार विज्ञानेश्वर ने अपने ग्रंथ मीता अक्षरा में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि पुत्रों का अधिकार है कि वे पिता से संपत्ति का विभाजन करा ले। विज्ञानेश्वर ने पुत्र के उत्पन्न होते ही संपत्ति में उसका अधिकार माना, किंतु भिन्न मत पर करते हुए जीमूतमान ने अपने ग्रंथ दाय भाग में लिखा है कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को उसकी संपत्ति में अधिकार मिलता है। किंतु दोनों इस विचार के समर्थक है कि पिता का पारिवारिक संपत्ति में पूर्णतः निरंकुश अधिकार नहीं होता है। उत्तरवैदिक काल में पारिवारिक संपत्ति के अंतर्गत पशु, भूमि, आभूषण आदि सभी सम्मिलित है तथा इन सब का बंटवारा किया जाता था। किंतु मध्यकाल से यह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ कि संयुक्त परिवार की संपत्ति के अंतर्गत सदस्यों की निजी कमाई, दान आदि सम्मिलित नहीं है तथा इन प्राप्तकर्ता का पूर्ण स्वामित्व होता है। स्त्री की निजी संपत्ति स्त्री धन कही गई है और जो बाद में वह दहेज या उपहार के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार संयुक्त परिवार में अनेक प्रकार के लाभ हमें दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे परिवार की सुरक्षा, सामूहिक भावना, संस्कार, त्याग, बलिदान और एक दूसरे के सम्मान की भावना, ये है लाभ। और इसमें हम प्रचंड बेरोजगारी भी पाते हैं हानियों के अंतर्गत। जैसे कोई बड़ा परिवार है तो उसमें अगर 2-3 कमाने वाले हो और एक नहीं, तो उसका जो आर्थिक भार है वो सभी में विभाजन हो जाएगा।
और जैसे हानियों के अंतर्गत अगर दूसरा ले तो संयुक्त परिवार की जो प्रणाली है, खान पान, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। और इसमें जो मेहनत है, श्रम है, यानी कठोर परिश्रम है, उसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। परिवार की खुशी के लिए कई बार अपनी भावनाओं का दमन भी करते हैं। तो ये एक लोक प्रचलित भावना है कि जहाँ लाभ होगा तो वहाँ हानियाँ भी होगी। लेकिन इन सभी के जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं, व्यवस्थित जीवन में अगर वो रख कर अगर परिवार का संचालन किया जाए तो इसमें हानियाँ कम और लाभ ज़्यादा है। तो इस प्रकार संयुक्त परिवार में जो बच्चे पलते हैं, बढ़ते हैं, बेशक वो संस्कारवान होते हैं, उनको रिश्तों का आभास होता है, पता होता है। एकल परिवार अगर है तो उनमें रिश्तों का इतना महत्व पता नहीं होता है, केवल माता पिता और भाई बहन तक ही वो सीमित रहते हैं। जबकि संयुक्त परिवार में लाभ के अंतर्गत सारे रिश्तों का आभास बचपन से ही सिखा दिया जाता है। उनको प्राथमिक पाठशाला के अंतर्गत सारे धार्मिक, सामाजिक जो भी संस्कार है वो पल्वित किए जाते हैं। बच्चे वहाँ पर पलते हैं, बढ़ते हैं और जो भारतीय संस्कृति है संयुक्त परिवार की, उसको अक्षुण्ण बनाए हुए अपने जीवन का निर्वाहन करते हैं। तो इस प्रकार संयुक्त परिवार अनेक लाभों को लिए हुए व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण इकाई है और इसी से भारतीय समाज आज अटूट अनवरत चलता आ रहा है। और ये जो संस्कृति है संयुक्त परिवार की, ये विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं देखने को मिलती है जितनी उच्च, उत्कृष्ट, सर्वोच्च रूप में भारत में विद्यमान है।